तो चलिए बच्चों, तो जैसा कि कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैडम मैथ कब शुरू होएगा, मैडम साइंस कब शुरू होगी, तो देखो अब साइंस शुरू हो चुकी है, साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसके बाद में आपका मैथ का जो है हमारी मैथ की क्लास होगी। तो बच्चे आप लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, पहले साइंस के क्वेश्चंस लगाते हैं, देखते हैं साइंस के क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और सच में क्लास लगाना चाहती है, ठीक से एक अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर भी दीजिए और कोशिश करिए कि जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं भी आते तो भी समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो आपको नहीं आते होंगे, बट कोई बात नहीं, समझाने के लिए मैं हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, तो भी चिंता मत करिए। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकतम समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? समानांतर में, श्रृंखला में, समानांतर और श्रृंखला में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? इन विच सीक्वेंस द रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? पैरेलल, सीरीज, बोथ पैरेलल एंड सीरीज, या फिर नन ऑफ दीज? किस तरीके से जोड़ो? ओके, आई एम कमिंग नहीं, आई केम, ठीक है, आई एम कमिंग नहीं होता, आई एम कमिंग होता है मैं आ रहा हूं, तुम आ चुके हो, आई केम हेयर। ठीक है, इंग्लिश तो सीख लो, ठीक है जी, यस मैम, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चे अगर हमें रेजिस्टेंस, देखो प्रतिरोध की बात करते हैं, प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो अगर मुझे मैक्सिमम प्रतिरोध चाहिए, ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए, तो प्रतिरोध को मैं कैसे ज्वाइन करूं? ऐसे, श्रृंखला में, ठीक है, यानी कि सीरीज में। ठीक है, सीरीज में क्या हो जाता है? सीरीज में अगर मेरे पास प्रतिरोध है R1, R2 और R3, तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध ऑल ओवर क्या बन जाएगा? टोटल R क्या हो जाएगा? R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है, ये किस में होएगा? श्रृंखला में। ठीक है, श्रृंखला में। बाकी बात की जाए पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है? मेरा प्रतिरोध मिनिमम हो जाता है, यानी कि सबसे कम। कैसे? वो ऐसे जुड़ता है। ठीक है जी, अगर मेरे पास प्रतिरोध में R1, R2 और R3 है तो ये कैसे जुड़ेंगे? अब ये जुड़ेंगे बच्चे पैरेलल में। पैरेलल में कैसे होता है? पैरेलल में टोटल और रेजिस्टेंस हो जाता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1, R2 और R3। और आप लोगों को पता है अच्छे से कि नॉर्मल तीनों को जोड़ने पे ज़्यादा मिलेगा, और एक बार इनकी मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूंगी, रेसिप्रोकल करने से ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएंगे, इसीलिए पैरेलल के अंदर हमारा प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर मैं जब मैं इंग्लिश की क्लास लगाती थी तो कहाँ चले जाते थे हैं? जब मैंने शुरुआत में जब मैं शुरुआत में यहाँ पे आई थी तो मैंने तुम लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास लगाई है, और उसके इंग्लिश की क्लास में ना कोई नहीं आता था, मतलब गिनती के 2-4 बच्चे, 4-5 बच्चे आते थे और कोई आता ही नहीं था। तो तब मैंने इंग्लिश की क्लास तुम लोगों के लिए तो लगाई थी, और फिर तुम्हें आना नहीं है, इंग्लिश पढ़ने के टाइम पे तुम्हें आना नहीं होता, फिर बोलते हो कि मैडम इंग्लिश नहीं आती। सही आंसर क्या है? श्रृंखला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ फ्लूरोसेंट ट्यूब इज प्रेफर टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, फ्लूरोसेंट ट्यूब को बिजली की बल्ब से बेहतर माना जाता है, क्यों माना जाता है? इसका प्रकाश उत्सर्जक सतह बड़ी होती है, ठीक है, या फिर दूसरा, वोल्टेज में उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, या तीसरा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है? ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि सारी विद्युत ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। हम ना बच्चे ट्यूब को प्रेफर करते हैं, ना कि बल्ब को। ट्यूब किस लिए पसंद करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हम ट्यूब लेना चाहते हैं? बल्ब की जो ट्यूब होती है, फ्लूरोसेंट ट्यूब, वो क्यों लेते हैं? जी मनीषा, जय श्री राम, जय श्री श्याम, ओके, राधे राधे सभी को, सभी बच्चों को राधे राधे। चलिए जल्दी से बताओ, किस लिए हम ट्यूब को पसंद करते हैं ना कि बल्ब को?
तो बच्चे लोग घरों में ट्यूब इसलिए लगाते हैं, ठीक है, फ्लूरोसेंट ट्यूब इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो ट्यूब होती है वो कंप्लीट जो भी विद्युत ऊर्जा आती है उसको प्रकाश में बदल देती है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी गैस लगी होती है, गैस आप लोगों को पता है आर्गन होती है, तो वो जो गैस होती है वो क्या कर देती है, वो कंप्लीटली जो भी हमारे उसके अंदर जो विद्युत ऊर्जा आती है वो किस में बदल देगी, प्रकाश में, यानी कि वो कंप्लीटली लगभग प्रकाश में बदल देगी, जिससे कि रोशनी ज़्यादा होगी। और हमको क्या चाहिए, रोशनी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा। मान लो जब आपका जो फ्रिज है, जो रेफ्रिजरेटर है, उसका दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया तो कमरे का तापमान उसके हिसाब से क्या होगा। जी, इफ द डोर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर्स द रूम टेम्परेचर विल, घटेगा, डिक्रीज, बढ़ेगा, इंक्रीज होएगा, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास क्षेत्र में ही समान रहेगा। मतलब समान रहेगा या डिक्रीज ओनली इन द एरिया ऑफ विसिनिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। जी बच्चे, योगेश क्या नहीं पूछा आपसे। जी, तो क्या सही आंसर है। सबसे पहली बात, कमरे का तापमान बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। क्या होएगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। गर्मी किस लिए ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि रेफ्रिजरेटर हमें क्या करता है, रेफ्रिजरेटर का काम है कि अंदर की गर्मी को बाहर छोड़ता है, ठीक है। अंदर की गर्मी को क्या करेगा, बाहर छोड़ेगा। अगर जैसे ही अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दें तो वो क्या करेगा, वो गर्मी और ज़्यादा बाहर छोड़ेगा। गर्मी और ज़्यादा बाहर छोड़ेगा तो डेफिनेटली वो क्या है, हमारे कमरे को गर्म कर देगा, ठीक है। तो वो क्या होएगा, डेफिनेटली गर्म कर देगा। अगला क्वेश्चन, आंख में रेटिना पर किस तरह की छवि बनती है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ आई। वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। आंख में जो रेटिना होता है, ठीक है, रेटिना क्या होता है, एक ऐसी जगह आंख की जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। मतलब हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। पर रेटिना पे जो भी छवि बनती है वो किस प्रकार की बनती है, सीधी और उल्टी, या फिर आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, किस तरह की इमेज बनती है। ऋतिक बढ़ेगा। हाँ योगेश बाबू, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं, ऑब्वियसली आपको पहचाना। जी, तो सही आंसर क्या है, आंख में रेटिना पर किस तरह की छवि बनती है, वास्तविक और उल्टी, ठीक है, रियल और उल्टी बनती है। आंखों में क्या होता है, रेटिना पे रियल भी बनती है और उल्टी भी बनती है। उस उल्टी इमेज को सीधी करने का काम कौन हो जाता है, उस उल्टी इमेज को सीधी करने की हमारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं जो कि दिमाग तक इमेज लेके जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आंख में जो बनती है वो वास्तविक और उल्टी बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई चट्टान चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाई जाए तो, अगर कोई चट्टान है जो कि कहाँ पे है, चंद्रमा पे है, उसको मैं पृथ्वी पे लेके आ रही हूँ, तो पृथ्वी पे लाने से क्या फर्क पड़ेगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान और भार दोनों सेम रहेंगे, या फिर द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे। जी अच्छा, तो क्या होएगा, जी जरूर जरूर आइएगा, डेफिनेटली श्योर। तो क्या होएगा बच्चे, यदि कोई चट्टान चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पे लगाई जाए तो क्या होएगा, क्या असर बनेगा। तो बच्चे उसका भार बदल जाएगा, यानी कि भार क्या होएगा, बढ़ेगा, ठीक है। भार बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 6 गुना बढ़ेगा। भार तो 6 गुना बढ़ेगा, लेकिन द्रव्यमान क्या होएगा, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी बढ़ेगी। क्योंकि वैसे भार होता क्या है अपना, भार क्या होता है, द्रव्यमान और साथ में गुना में ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि मास गुना
ग्रेविटी क्या होती है, भार होता है। मास तो हमारा सेम रहता है, लेकिन ग्रेविटी क्या हो जाती है, ग्रेविटी जैसे ही हम उसके ऊपर, किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आते हैं, पृथ्वी पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, 6 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, पृथ्वी पे हमारी जो ग्रेविटी होती है वो 6 गुना ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, चंद्रमा के कंपैरिजन में। ठीक है, चंद्रमा के कंपैरिजन में जो भार होता है, सॉरी ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए भार बढ़ जाएगा लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो सब जगह सेम होता है। ठीक है, सब जगह। चलो अगला क्वेश्चन, एक आदमी शांत पानी में नाव पर खड़ा है। मान लो ये तुम्हारी होगी नाव, ठीक है, ये तुम्हारी होगी नाव, इस पे तुम यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, नॉर्मल नाव में यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, चलो अगर वह किनारे की ओर, ठीक है, चले, अगर वो यहाँ पे क्या है, किनारे की ओर आ जाए, वो यहाँ पे आ जाए, तो क्या होएगा, तो नाव क्या होएगी, किनारे की ओर जाएगी या किनारे से दूर जाएगी, स्थिर रहेगी या डूब जाएगी। अगर तुम जो है, तुम सब नाव के ऊपर खड़े हो और नाव पे खड़े होते तुम यहाँ पे आ गए। ठीक है, पहले तुम बीच में थे, अब तुम कहाँ पे आ गए, ठीक है, अब तुम आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे खड़े होने के कारण अगर तुम किनारे की ओर बढ़ रहे हो, पैर आगे लगा रहे हो, तो क्या होगा, जो बोट है वो या आगे जाएगी, मूव टुवार्ड्स द शोर, मूव अवे फ्रॉम द शोर, यानी कि दूर की ओर जाएगी, वहीं की वहीं रहेगी या डूब जाएगी। मैम एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। अरे वाह, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है। मैम आपका नेम और सरनेम क्या है? मेरा नाम है भावना खत्री। ठीक है, खत्री, और खत्री हमारी वैसे सरनेम नहीं है, खत्री हमारा कास्ट है, और सरनेम मैं बताऊंगी नहीं, बहुत ही अजीब सा है, मुझे खुद को ही नहीं पसंद। दूर जाएगा क्यों, उसमें वाटर लाइन बनेगी और जिससे अंदर चली जाएगी, वाटर लाइन बनेगी, हैं क्या बोल रहे हो तुम लोग? अच्छा, तुम लोगों ने न्यूटन का तीसरा लॉ पढ़ा है? न्यूटन का तीसरा लॉ कि एक थप्पड़ मारोगे दूसरा थप्पड़ मिलेगा। नहीं, ये नहीं है, न्यूटन का तीसरा लॉ। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है कि हर क्रिया पे उल्टी उसके इक्वल और उसकी उल्टी क्या होगी, उल्टी प्रतिक्रिया होगी। सुना होगा, ठीक है, प्रतिक्रिया होगी। क्या आप लोगों ने ये सुना है? डेफिनेटली सुना होगा, है ना, बच्चों से बचपन में सिखाया गया है न्यूटन का तीसरा लॉ कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और समान और उल्टा क्या होएगा, रिएक्शन होएगा। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम ना जैसे आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो, अपना वजन यहाँ डाल रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, आगे की तरफ वजन डालते समय तुम्हारा पैर क्या करेगा, पैर पीछे की ओर धकेलेगा, है ना। एक पैर जो है वो आपका एक तरफ तो आगे वाला जाएगा और पीछे वाला पैर क्या है, वो पीछे की ओर धक्का देगा। पीछे की ओर धक्का देने के कारण क्या होगी, बोट जो है वो प्रतिक्रिया करेगी, बोट क्या होगी, पीछे की ओर जाएगी। ठीक है, अगर आपको आगे भी चलना होता है, मतलब अगर आप मूवमेंट भी करते हो, मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट होती है एक पैर आगे जाता है और पीछे वाला जो पैर होता है ना, वो पैर धक्का देता है, वो पीछे की ओर और फोर्स लगाता है, जिसके कारण आप आगे चल पाते हो। तो एक्चुअल में क्या होएगा, जो वो होएगी वो शोर से, किनारे से दूर जाएगी। बोट क्या होती है, किनारे से दूर जाती है। जी वेरी गुड, तो सही क्या होएगा, नाउ टुवार्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द शोर। ठीक है, अवे फ्रॉम द शोर, बोट जो होगी वो दूर जाएगी, क्योंकि आप एक पैर आगे लेके आओगे और दूसरा पैर क्या होएगा, वो बोट को थोड़ा सा धक्का देगा ताकि आप आगे मूव कर सको। आगे मूव करने के चक्कर में बोट को धक्का दे जाओगे, जो कि बोट क्या चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से भरे एक बीकर में तैर रहा है। ठीक है, बर्फ का, मान लो आपके पास एक वो है पतीला है, ठीक है, इसमें पानी भरा है और इस पानी के ऊपर आपने क्या रखा, एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, जब वह पूरी तरह बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पूरी पिघल गई, ठीक है, बर्फ पूरी पिघल गई, तो बर्फ के पूरा पिघलने के कारण पानी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा, पानी का स्तर पहले बढ़ेगा और फिर गिरेगा, पानी का स्तर वही रहेगा। क्या होएगा पानी के स्तर के अंदर,
ऋतिक, इंग्लिश वीक है मेरी, ओके कोई बात नहीं, मतलब आपकी, सॉरी। भाई किसी को चाय चाहिए क्या? बता दो, चाय चाहिए तो। नहीं चाहिए? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जिनको चाय ही नहीं चाहिए होती। बस मैं ही हूँ इकलौती चाय मांगने वाली, है ना। चलो, तो पानी का स्तर क्या होएगा? सेम ही रहेगा। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, आपका पानी का जो बर्फ का और पानी का टोटल जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम तो इंक्रीज होएगा, लेकिन बच्चे स्तर जो होएगा वो सेम ही रहेगा। क्योंकि क्योंकि जब बर्फ पानी के अंदर गई भी थी तब भी, मतलब बर्फ के वजन के कारण क्या हुआ था, पानी का स्तर जो है वो हल्का सा ऊपर आ गया था। और जब बर्फ पिघल जाएगी तो पिघलने के कारण वो ऑल ओवर जो स्तर है वो नॉर्मल बराबर कर देगी, उतना ही रखेगी, लेकिन आयतन जो है वो आयाम जो है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्तर क्या है, सही आंसर क्या है, स्तर जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी, टी विल गेट कूल है यहाँ पे, ठीक है, कूल अर्लियर इन द पॉट ऑफ। चाय किस बर्तन में जल्दी बनेगी, नहीं ठंडी होएगी, ठीक है, ठंडी ही पूछ रखे हैं। चाय किस बर्तन में सबसे जल्दी ठंडी होएगी? चांदी के, एल्यूमिनियम के, आयरन के या कॉपर के? हाँ, मेरे पास तो भाई ऐसा कोई बर्तन नहीं है। छोटू 2 चाय ला दे। कौन से छोटू को बोल रहे हो? दो चाय ला दे हैं छोटू, 2 चाय ला दे। वाह, अभी बताती हूँ तुम्हें। छोटू बोलते हैं? जी नहीं मैम, चाय नहीं पीते हैं। हाँ, तुम ना एक काम करो, लगातार 2 घंटे बोलो, ठीक है, मेरी तरह ही क्लास में बोलो, और फिर जब तुम्हारा गला बैठ जाए तब बोलना कि मैडम चाय नहीं पीते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो चाय पीता ही नहीं। भाई यहाँ पे मुझे पता है अच्छी तरीके से गले का क्या बैंड बजती है, मैं तो लगातार बोलती रहती हूँ, बट उस बोलने के अंदर जो आपकी एनर्जी और जो एक हिम्मत जाती है ना, टूटती है, बहुत भयंकर होता है। मेरा तो अभी भी मन था कि क्लास ना लूँ, फिर बाद में बच्चों को देखा, फिर बाद में मुझे लगा कि चलो ले ही लेती हूँ। मैडम मैं तो कैंसिल करने वाली थी, पैर खड़े हो के पैर दुखने लग गए थे मेरे, और बोल बोल के मेरा गला दुखने लग गया था, और मैं मतलब थक कितनी ज़्यादा गई थी कि मैंने आज खाना तो मैं लेके नहीं आई थी, तो मैंने फास्ट फूड खा लिया। फास्ट फूड खाने से और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरा, तो मैंने तो सोचा तो क्लास कैंसिल ही करते, बट फिर कैंसिल की नहीं गई। मैंने सोचा चलो कोई ना, करने देते, चलते रहते, कोई ना। बस यही हालात है हमारे टीचर्स के, यही होता है। तो बच्चे चांदी होती है, सिल्वर होता है। चांदी किस लिए? क्योंकि वो क्या है, ऊष्मा का सही बेस्ट सुचालक है, ठीक है, ऊष्मा का बेस्ट सुचालक है। तो बेस्ट सुचालक होने के कारण जो होती है वो उसमें से ऊष्मा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है, उसके बर्तन के अंदर, और जिसकी वजह से वो जो चाय की जो गर्मी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे जल्दी जो ठंडी होती है वो चाय सिल्वर के, चांदी के बर्तन में, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? निम्नलिखित में से किस क्षार धातु का गलनांक सबसे कम है? सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है या कैल्शियम है? सबसे कम गलनांक किस में मिलेगा? गलनांक सबसे कम। मैम आपके हस्बैंड से लड़ाई हो बोलोगे? स्लो बोल, आप बोल के मैं सो ही। हाँ, हालांकि हस्बैंड तो नहीं है, ठीक है, मैं अभी मैरिड नहीं हूँ, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हाँ, बोल के एक घर पे आके ना यूँ हो जाता है, ठीक है, मैं एक लंबे मतलब एक बार अगर मैं यहाँ पे यूँ हो जाता है ना, बोली तो घर पे आके ना यूँ होता है मेरे गले में, मतलब एक वाइब्रेशन सी होती रहती है। सो उस मोमेंट पे घर पे आके ना यूँ हो जाता है, अब इस मोमेंट पे कोई मत बोलो मेरे साथ, अब बस शांत रह लो, ठीक है। मेरे को ना ये भी नहीं पसंद आता घर पे आने के बाद में कोई मुझे फ़ोन भी कर दे। फ़ोन होने के बाद में भी ना मेरे को कई लंबे समय तक ना, मतलब घर पे आने के लंबे समय तक ना मुझे यूँ फील होता है कोई बात ना करे मुझसे, बस उस मोमेंट पे यही चलता है कि कोई बस बात ना करे, अपने आप आराम से चलता रहे, जो चल रहा है वो चलते रहे, ठीक है, बात ना करे, बोलने ना दे मुझे, कोई तंग ना करे। तो वो सब चलती रहती है। सबसे कम का गलनांक किस में मिलेगा? कैल्शियम में मिलेगा। कैल्शियम में क्यों मिलेगा? क्योंकि कैल्शियम का बच्चे आपका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है,
ठीक है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि सोडियम का सबसे कम होता है। अब एटॉमिक नंबर से क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर से बच्चे आप लोगों ने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर समझा होगा, जैसे न्यूक्लियस होता है एटम का, और फिर धीरे धीरे एटम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे 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 एटम का क्या है, सेल बढ़ता जाता है, यानी कि जिस सेल के अंदर एटम के इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है, जिस एरिया के अंदर, जिस कक्ष के अंदर एटम के इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसे सेल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है उस सेल के अंदर बढ़ते जाएंगे, यहाँ यहाँ आ जाएंगे, तो जितने ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा ईजी हो पाएगा उनकी बॉन्डिंग को तोड़ना, ठीक है। एटम्स की बॉन्डिंग को तोड़ना, मतलब एटम्स के जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स, जिस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो जुड़े हुए हैं उनकी बॉन्डिंग को तोड़ना और आसान हो जाता है, और बॉन्डिंग टूट जाएगी तो बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, वो जो चीज़ है वो गल जाएगी, ठीक है। इसलिए आप ये देखते हो कि सबसे कम गलनांक किस में आपको मिलेगा, कैल्शियम में, ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन। ओहो, ओके।